बेसिकली बच्चों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 चुनाव और प्रतिनिधित्व से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में। इससे पहले ऑलरेडी हमने संविधान से रिलेटेड तो क्वेश्चन आंसर कर ही लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर वीडियो नहीं देखी है। और इसके बाद भी ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि यहां पर बात है आपके फाइनल एग्जाम की, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट बुक देन सेकेंड बुक और आपके लिए अलग से लाइव क्लास भी लूंगा एग्जाम से पहले, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना लेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो शुरुआती क्वेश्चन बच्चों हमारे एमसीक्यू मोड में है 1 से लेकर 12 तक। सबसे पहले की हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखोगे, मतदाता सूची तैयार करना हो या फिर उम्मीदवारों का नामांकन या फिर आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब चीजें इलेक्शन कमीशन के अंडर आती है। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल पार्टी के प्रचार प्रसार करने की, तो ये उसका काम नहीं है, वो खुद पॉलिटिकल पार्टी का काम है। तो ऑप्शन नंबर सी, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। दूसरा है कि फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में वह प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है, बड़ा सिंपल सा है, जो कि प्रथम स्थान पर आता है 50% से अधिक मत हासिल करके। जितने भी कैंडिडेट जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, जो पहले स्थान पर आए, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है कि कौन सी सीट रिजर्व्ड होगी यानी कि आरक्षित होगी। इसका निर्णय कौन करता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चुनाव आयोग करता है, नहीं, चुनाव आयोग की ही एक सेपरेट बॉडी है जिसका नाम है परिसीमन आयोग। तो ये डिसाइड करता है, और ये किसके लिए आरक्षित करता है? एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ओबीसी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है? देखिए, लोकसभा में तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय और राज्य विधानसभा में, इन तीनों में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें जनता भाग लेती है। लेकिन जब बात आती है राज्यसभा की, तो इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता, खुद राज्यसभा के मेंबर ही इसके सदस्य ज्यादातर होते हैं। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व लागू होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? बेसिकली हमारे यहाँ पे जो पोस्ट होती है वो 5 ईयर के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों के लिए होता है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट जो है, वो कौन करता है? तो ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट करने का काम है वो देश के राष्ट्रपति का है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा सेना का मुख्य कमांडर हो या फिर जज की नियुक्ति करना हो या फिर प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना हो, प्रधानमंत्री के मंत्रियों को शपथ दिलवाना हो, ज्यादातर काम लिखित तौर पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक्चुअल में यानी कि रियल में जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। आगे है कि किस वर्ष वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, यानी कि वोट डालने की जो आयु है अभी भारत में 18 साल है। तो ये कौन से साल में किया गया था? वो साल था 1989, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी। उसके बाद है कि किस संवैधानिक संशोधन में मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में नहीं दिया था, इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, जरूर बताना, और आंसर मैं आपके लिए पिन भी कर दूंगा। लेट्स सी कि कितने बच्चों को पता है कि वो अवेयर है भी ये नहीं, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे कि वोट का अधिकार डैश है, कानूनी है, संवैधानिक है, वैधानिक है या फिर मौलिक है? तो वोट का अधिकार एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया, तो ये एक संवैधानिक अधिकार माना जाता है। वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो टोटल जो है बच्चों 543 है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव चिन्हों का आवंटन यानी कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करता कौन है, जो इलेक्शन सिंबल होते हैं? तो ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। जैसे हाथ जो चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस पार्टी का है, कमल का फूल वो बीजेपी का है, झाड़ू हो गया आम आदमी पार्टी की, साइकिल हो गया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, हाथी हो गया बहुजन समाजवादी पार्टी। तो अलग अलग ये कुछ सिंबल है जिससे हमें पार्टी का पता चलता है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये हो गया हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इस लेसन में आता है वो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। इसके कोई 2 काम करवा दो, मतलब फिर 2 काम बता दो। तो देश में निर्वाचक दलों को मान्यता प्रदान करना कि भाई उनकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है, तब जाके उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो चुनाव आयोग का होता है। निर्वाचन में प्रत्याशी द्वारा किए गए खर्च की जांच करना कि उसने कितना खर्च किया, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा ये इलेक्शन कमीशन के अंडर में आता है। भारत चुनाव प्रणाली के कोई 2 दोष के बारे में बताइएगा या फिर उनकी खामियों के बारे में। तो चुनाव में काले धन का प्रयोग अत्यधिक
होता है, आप भी देखते हो, ताकि मतदाताओं से लेकर जो उम्मीदवार है उन्हें प्रभावित किया जा सके, यानी कि वोट लेने के लिए हमारी पार्टी के लिए वोट करो, जो फेमस लीडर है हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, आप जितवा देंगे। ऐसे अवैध तरीके अपनाकर मतदान जो केंद्र होता है उनके ऊपर बूथ कैप्चरिंग इसे कहते हैं, वो करना, जो कि बहुत गलत चीज है सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, लेकिन हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो ये कुछ खामियां हैं, इसके कड़े से कड़े इंतजाम करना भी जरूरी है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के दो गुण, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन लोकतंत्र के अनुकूल होता है क्योंकि जनता की भागीदारी इसके अंदर होती है। आम जन को मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होता है। डजंट मैटर, एक मिनिमम एज 18 साल, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, या फिर काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म से संबंधित हो, कोई भी जाति से संबंधित हो, सबको इक्वल तरीके से राइट्स। तो ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण हैं। अगला है कि चुनाव से आप क्या समझते हैं और इसकी आवश्यकता है ही क्यों। देखिए, जनता द्वारा निश्चित अवधि पर अपने प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं, है ना, क्योंकि एक टाइम पे जो चुनाव होता है उसमें वोट डालते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुन लेते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। भाई मैं बोलूंगा यहाँ बिल्डिंग बन जाए, आप बोलोगे आपकी कुछ अलग राय है, बिल्डिंग क्यों भाई, हॉस्पिटल बनाओ, ये बोलेगा स्कूल बनाओ, तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा उनकी राय, तो कहीं ना कहीं एक जने की तो सुननी पड़ेगी। तो इसलिए हम अपना खुद का प्रतिनिधित्व चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए जो भी कानून है वो फोर्स कर सके, ताकि हम उसे अपना सके। बस फर्क सिर्फ इतना कि वो हमारे फेवर में हो। हालांकि कुछ लोग वैसे भी फुल फेवर में नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ऐसे में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और आप कह सकते हो ये हमारे लिए आवश्यक है, काफी नीडेड है ना। अगला है कि सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हो। यूनिवर्सल राइट्स के बारे में बात की जा रही है। तो वयस्क मताधिकार से तात्पर्य कि मतदान का अधिकार एक निश्चित आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होना। जैसे 18 साल भारत के अंदर रखी गई है, तो इसके अंदर संपत्ति, लिंग, शिक्षा जैसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे जरूरी माना गया है। प्रत्यक्ष निर्वाचिका से आप क्या समझते हो। प्रत्यक्ष निर्वाचिका से आशय शोषित, वंचितों और दलितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट करने का अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचिका कहलाता है। ये आप कह सकते हो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रपोजल लाया गया था सेपरेट तरीके से, यानी कि पृथक तरीके से। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचिका कहा गया था, इसे रद्द कर दिया गया था। इसकी जगह जो दूसरी चीज लगी थी उसे हमने आरक्षण का नाम दिया था। आप देखते हो ना, SC ST के लिए अलग से सीटें रिजर्व होती है लोकसभा के चुनाव के अंदर। तो यह व्यवस्था संविधान में नकार दी गई थी क्योंकि इसे भेदभावपूर्ण माना गया था। लेकिन इसी के स्थान पर एक ऑल्टरनेटिव, जिसे हमने आरक्षण सुविधा के नाम से जानते हैं, आरक्षित चुनाव क्षेत्र में व्यवस्था में कायम की गई थी। अब यहां से हम बात करेंगे अपने 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, कि भारत में चुनाव लड़ने की जो योग्यता है, एबिलिटीज जो है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना तो जरूरी है क्योंकि भारत में चुनाव लड़ रहा है। 25 साल कम से कम उसने अपनी आयु पूरी कर रखी हो। राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 30 साल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का तो उसके लिए 35 साल। भाई पागल दिवालिया ना होना चाहिए क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो खुद पागल होगा तो जनता को वैसे ही पागल बनाता रहेगा, है ना। तो दिवालिया, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। किसी न्यायालय के द्वारा किसी गंभीर अपराध के कारण चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो, है ना। हालांकि हमारे जो नेता होते हैं, बहुत से ऐसे नेता, सभी तो नहीं, उनके ऊपर वैसे इतने सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता ना रखता हो, डबल पोस्ट ना हो। लेकिन आज भी हमें वो चीजें देखने को मिलती है। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारा जो संविधान के अंदर जो चीजें लिखी है ना, बहुत ही बढ़िया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो अमल किया जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। निष्पक्ष निर्वाचन करवाने के लिए संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल करना। इसमें क्या होता है कि संविधान द्वारा भारत में निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। इसमें यही है कि सदस्यों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए और साथ ही सेवा शर्तों को निश्चित किया गया ताकि एक फेयर तरीके से सारी चीजें कंडक्ट करवाई जा सके। और साथ ही जो निर्वाचन बूथ होते हैं वहां पे पर्याप्त सुरक्षा का भी व्यवस्था की गई है, जहां पे लोग वोट डालने जाते हैं, पोलिंग बूथ के नाम से इसे जानते हैं। तो मतदाता आजाद यानी स्वतंत्र रूप से अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए निर्वाचन बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। और इस दृष्टि से आप कह सकते हो कि पुलिस की कड़ी व्यवस्था होती है। मतदान के समय मतदाताओं के अंगुली पे निशान भी लगाए जाते हैं। जब आप 18 साल से प्लस हो जाओगे तो आप देखोगे, जब आप वोट डालने जाओगे तो एक हल्का सा स्याही का निशान लगाया जाता है ताकि दोबारा वोट ना डाल सको। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रारंभ होने से पहले धारा 144 तक लगा दी जाती है कि एक साथ ज्यादा लोग खड़े नहीं होंगे, यानी कि कम से कम 4। असामाजिक और अपराधी जो प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर प्रशासन की कड़ी नजर होती है। इन तरीकों से
फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इनके प्रोविजन है ये दोनों। अगला, भारत के निर्वाचन आयोग के 4 कार्य, तो भैया देख लेते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए वो क्या करेगा, एक नामावली तैयार करेगा और उनका निर्वाचन करवाएगा, है ना, इलेक्शन करवाएगा। साथ ही निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल या फिर मान्य प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता देगा। जैसे अभी हमारे देश में टोटल 9 एक तरीके से आप कह सकते हो कि राष्ट्रीय दल है, जिसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनएसपी हो और आम आदमी पार्टी, ये जैसी ये राष्ट्रीय दल माने जाते हैं। क्षेत्रीय दल 50 से ज्यादा है और कुछ ऐसे दल है जो कि रजिस्ट्रार है ना। इन सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चाहे वो हाथ हो या फिर अलग अलग सबके हैं, और इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य विवादों का निपटारा ही आयोग करता है। चुनाव आयोग चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श यानी कि सलाह देने का भी काम करता है, और चुनाव आयोग को किसी निर्वाचन स्थान को रद्द करने की भी शक्ति होती है अगर उसे लगता है कि यहाँ पे ठीक तरीके से वोटिंग नहीं हुई है। और साथ ही चुनाव के समय आचार संहिता यानी कि भाषा का, उस मर्यादा का ख्याल रखना कि उल्टे सीधे उटपटांग भाषण ना दिया जाए, जिससे कि किसी दल, जिससे कि किसी जाति धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचे। इसलिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसे हम आचार संहिता के नाम से जानते हैं। भारत में सर्वाधिक मत से जीत, या जो सबसे आगे वही जीता, यानी जो जीता वही सिकंदर, ये प्रणाली को क्यों स्वीकार किया गया था? बड़ी सिंपल सी है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काफी जटिल है, आम लोगों को समझ इतनी आसानी से नहीं आती है, तो भारत जैसे विशाल देश के लिए ये उपयुक्त नहीं थी। इसलिए बच्चों एफपीटीपी सरल मानी जाती है। तो इसमें क्या आता है कि जो वोटर होते हैं उन्हें जल्दी समझ आता है, जो जीता वही सिकंदर, है ना। तो इस प्रणाली में मतदाताओं के सामने विकल्प होते हैं कि भैया वो किस पार्टी को वोट करना चाहता है, किस उम्मीदवार को वोट करना चाहता है। वह कई उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत दे सकता है। मतदाता चुनाव के समय उम्मीदवार या फिर दल के आधार पर मत का प्रयोग करेगा, और सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था में मतदाताओं को अपने प्रतिनिधित्व की जानकारी भी होती है। आप वोट डालने जाओगे, आपको दिखेगा 4-5 पार्टी या 6-7 पार्टी के सभी कैंडिडेट्स होंगे, उनका साइन होगा, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप प्रेस कर देना, नहीं लगते तो अरे हटाओ। चलिए, बड़ा सिंपल सा। आगे कि लोकतंत्र में चुनावों का क्या महत्व है। देखिए भैया, लोकतंत्र के अंदर चुनावों का महत्व, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं कि इसके अंदर हम जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, वो गवर्नमेंट को रन करने का काम करती है। तो अगर चुनाव होंगे निष्पक्ष तरीके से तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, गवर्नमेंट को रन करने के लिए सक्षम होगी, और उन्हें लिमिटेड टाइम दिया जाएगा ताकि वो दोबारा से जब इलेक्शन में आए तो लोग उसे स्वीकार रहे नहीं स्वीकार रहे, लोगों के ऊपर खुद की उनकी अपनी चॉइस होगी। तो आज का लोकतंत्र आप कह सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन में भाग लेती है और प्रभु सत्ता का उपयोग करती है। चुनाव से लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है, क्या चल रहा है। वैसे हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स का भी बड़ी मात्रा में होती है, और इन्हें देश के सामने आने वाली जो तत्कालीन समस्याएं हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम है, उनका ब्यौरा भी प्राप्त होता है। साथ ही चुनाव के कारण जनता की प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करती है कि हाँ भाई, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, और कोई कार्य जनमत के विरुद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, मतलब जनता ही मालिक है। क्योंकि उन्हें शीघ्र ही यानी कि 5 साल बाद ही चुनाव के दिनों में जनता के सामने वोट मांगने जाना पड़ता है। देखा ना कि कई बार शाही फेंक के, जूता मार के, थप्पड़ मार के भगाया जाता है नेताओं को, चलो भगो यहाँ से, काम वाम करते नहीं हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता भी है जो काम करते भी है। आपका फेवरेट नेता कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उन्हें भय बना रहता है कि यदि उन्हें जनमत की अवहेलना करी, यानी कि जनता की अवहेलना करी, तो उन्हें दोबारा चुनाव में जाने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिनिधि उत्तरदायी बनाए रखते हैं और मनमानी नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि लोकतंत्र में चुनाव का अत्यधिक महत्व है। हम चुनाव के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। साल 1950 से लेकर आज तक हर एक गवर्नमेंट रन की गई है, और हमारा लोकतंत्र आज भी कायम है, और ये प्रोसेस आगे भी चलता जा रहा है। अगला है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें सुधार करने की जरूरत है, आपको वो सुझाव बताने। तो देखिए भैया, कौन कौन से सुझाव हम दे सकते हैं। सबसे पहले, देश की चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लागू करना चाहिए। इससे होगा क्या कि इससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिलेगी जिस अनुपात में वह वोट करेंगे। क्योंकि अभी तो आप कह सकते हो कि भैया कोई भी कैंडिडेट बस क्या है कि वो सबसे ज्यादा ले आया, वो सबसे ज्यादा, उसको जीत दे दी जाती है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर जो सिस्टम होता है वो अनुपात के हिसाब से चलता है। इसका प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो इसमें उतना ही मिलता है जितना उसको दिया जा रहा है ना। संसद और विधानसभा में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। हालांकि जो स्थानीय स्तर की सरकार है उसके अंदर 1/3 बहुमत जरूर मिला, 1/3 जो आरक्षण है वो जरूर मिला है, लेकिन अभी ये चीजें संसद विधानसभा में भी
करना शुरू होनी चाहिए, मतलब धीरे धीरे हो भी रही है। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। सबसे ज्यादा खर्चा होता है हमारे देश के अंदर इलेक्शन के अंदर जब कभी चुनाव आते हैं। आप कभी सोचते नहीं हो कि इतने सारे बैनर, इतने सारे भाषण, जगह जगह पे रैलियां, कितनी सारी चीजें, बस किस वजह से कि हम चुनाव जीत सके। और ये पैसा किसका? टैक्स पेयर वालों का, है ना। आप, मैं, हर वो व्यक्ति जो इस देश के अंदर मौजूद है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स जरूर देता है और वही टैक्स के जरिए गवर्नमेंट रन की जाती है। और उन्हीं टैक्स का पैसा यूज करके जो सरकारें होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो यूज करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो खर्चीली व्यवस्था है इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। फौजदारी मुकदमे के यहाँ ये होता है कि ये अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया हो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो, तो उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत से नेता जिनके पास इतने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंध करनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर हर एक भाषण के अंदर जाति धर्म से संबंधित बयान आते ही है, ताकि किसी को नाराज करके, किसी को खुश करके वोट अर्जित कर लिया जाए। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए कानून भी बनाना चाहिए, जो कि नाम मात्र अभी के समय हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये सब सुझाव इंप्लीमेंट होते तो अच्छी बात है और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। अगला है कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों वयस्क मताधिकार है, वही है कि 18 साल से ऊपर, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, डजंट मैटर, किसी भी चीज को हम मना नहीं करते, समान रूप से सबको एक अधिकार देते हैं ताकि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के हेतु सुरक्षित स्थान, यानी कि इन लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दर विधायकों में आरक्षित कर दिया है। यानी परिसीमन आयोग द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है कि कौन सा क्षेत्र के अंदर SC ST के लोग ही खड़े हो सकते हैं, यानी उनका रिप्रेजेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आम व्यक्ति यानी कि जनरल व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन, चाहे यह लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का, नगर पालिका, पंचायत का, सभी में डायरेक्ट तरीके से जनता पार्टिसिपेट करती है और इन्फ्लुएंस भी करती है। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी चुनाव है जहां पे अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, चाहे वो राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये आप कह सकते हो कि निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। गुप्त मतदान, आप वोट डालने जाओगे, किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा बटन दबाया सिवाय आपके, तो इसलिए गुप्त मतदान भी है इसका। ऐच्छिक मतदान, किसी के पास जोर जबरदस्ती नहीं है, बस हम एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को कि भैया वोट डालिएगा, वोट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक व्यक्ति ये सोचेगा कि मेरे एक वोट से क्या होगा, तो देश में 80 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, सभी अगर ऐसे सोचेंगे तो कभी भी लोकतंत्र कायम होगा ही नहीं, तो यहाँ पे तानाशाह आ जाएगा। इसलिए आपका एक वोट बहुत सारी चीजों में बदलाव ला सकता है। फिर बाद में लोग ना रोते हैं कि ये सरकार टैक्स क्यों बढ़ा रही है, ये सरकार जॉब्स क्यों नहीं निकाल लिया। भैया आपने ही वोट नहीं दिया या आपने किसी गलत पार्टी को वोट दिया है ना, तो भैया इसलिए व्यक्ति को समझदार होना और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता होना, पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी होना काफी जरूरी है। लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स है वो कीचड़ वाली ज्यादा माने जाती है और समझदारी वाली कम, क्योंकि लोग ज्यादा ना वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिव लोग ज्यादा, संवेदनशील लोग ज्यादा है कि वो दिल पे ले लेते हैं। इसलिए इन चीजों से थोड़ा अलग हटके अलग तरीके से स्टडी करना जरूरी है। निर्वाचन आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रबंध करना हो या फिर सारी चीजों का मैनेजमेंट करना हो, वो सभी इसी के द्वारा किया जाता है। आज के समय टोटल 3 है, जिसके अंदर एक मेन है और 2 उनके साथी, यानी एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 निर्वाचन आयोग हमें देखने को मिलते हैं। ये सारा इसका प्रोसेस है, 6 नंबर का, 6 के 6 पॉइंट है, बैक टू बैक आराम से लिख देना। और लास्ट है कि भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों को आपको समझाना है। तो देखिए ये बता रहा है कि इलेक्शन किस तरीके से भारत में कंडक्ट होते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। ये 9 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। पूरा भारत है, इतना बड़ा भारत है, लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरे भारत में होंगे, राज्य विधानसभा के इलेक्शन है तो उस राज्य की विधानसभा में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाती है। जैसे दिल्ली के अंदर टोटल 70 सीट है तो 70 निर्वाचन क्षेत्र है ना। निर्वाचन क्षेत्र को आप सीट भी कह सकते हो। मतदाताओं की सूची, भैया पर्टिकुलर जैसे दिल्ली के अंदर कितने मतदाता है जो कि 18 साल से ऊपर है और वोट डाल सकते हैं, तो उनकी एक सूची तैयार की जाएगी, तभी तो उनकी वोट आएगी। उसके अलावा किस दिन इलेक्शन होना है,
फिर जब ये सारी चीजें होती है फिर इलेक्शन का एक डेट घोषित की जाती है, जैसे भैया 15 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है, एक दिन वाला है या 1 से 15 से 19 फरवरी तक का है, मल्टीपल डेज के भी होते हैं, जैसे अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग इस दिन वोट डाल सकते हैं या एक दिन भी डाल सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करना, देखरेख करने के लिए, फिर नामांकन पत्र दाखिल करना कि कौन चुनाव लड़ना चाहता है, फिर नाम की वापसी की कौन चुनाव रद्द करना चाहता है, फिर जांच और आपत्तियां क्या क्या ब्यौरा दिया ठीक है नहीं है, नॉमिनेशन कैंसिल करना वगैरह। फिर निर्वाचन अभियान शुरू होता है, अलग अलग रैलियां निकाले जाती है, हम जीतेंगे ऐसा चल रहा है। लास्ट में मतदान हो जाता है, फिर परिणाम आ जाता है, फिर पार्टी जीत जाती है, खुश हो बल्ले बल्ले, उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ, खत्म है ना। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप्स कि बच्चों आपको ये जो वीडियो वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऐसी क्वेश्चन आंसर सीरीज बैक टू बैक मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। क्विक प्रेप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करना तो बिल्कुल ना भूलेगा।